हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्मार्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसी के क्रम में आज मैं आपको बंगाल राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। बंगाल राज्य से पहले मैं आपको थोड़ी स्थिति क्लियर कर देता हूँ क्या था। देखिए, बंगाल की शुरुआत से ही बहुत ही संपन्न राज्य रहा है। ये यहाँ पे बंगाल है और ये है दिल्ली। यहाँ पे मुगल सल्तनत का ये केंद्र था। जब मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी थी तो यहाँ पे बंगाल पे उसमें मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है अलीवर्दी खां को मुर्शीद कुली खां को वहां का सूबेदार बनाया था। ठीक है। और 1727 में जो है 1727 में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को पृथक कर दिया था, मुगलों से पृथक कर लिया था। उसके बाद का जो शासन है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मुर्शीद कुली खां पहला है, मुर्शीद कुली खां। इनका शासन कब से चला ये आप याद कर लीजिएगा। 1727 से 1717 से 1727 के बीच। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि इजारेदारी प्रथा और कौन सी थी, तकावी ऋण, किसके समय में प्रारंभ हुई थी। तो आप लगाएंगे आंसर मुर्शीद कुली खां के। कब? 1717 से 1727 में। इसमें इनके शासन में इससे क्वेश्चन और कुछ नहीं आता। इसके बीच में कुछ शासक आए थे जिनका मैं समय बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें थे एक सुजाउद्दीन का शासन कब से कब तक चलता था? 1727 से 1739 तक। उसके बाद कौन आते हैं? सरफराज का शासन कब से कब तक चलता है? 1739 से 1740। ठीक है। इसके समय में एक घटना घटती है कि वहां पे बिहार में एक सूबेदार था, उसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने सरफराज के साथ विद्रोह किया, उसको हराया और सत्ता पर काबिज हो गया। तो उसके बाद 1740 के बाद जो है कौन आ गया था? अलीवर्दी खां। इसका शासन कब से प्रारंभ होता? 1740 से कब तक? 1756 तक। अलीवर्दी खां के विषय में आपको बता देता हूँ। इनकी 3 पुत्रियां थी और इनका कोई भी बेटा नहीं था। तो उन पुत्रियों के मैं नाम बता देता हूँ। उन पुत्रियों की कहां थी? देखिए, उनकी 3 पुत्रियां थी। एक कहां थी? पटना में थी, दूसरी पूर्णिया में थी और तीसरी पटना, पूर्णिया और ढाका। ठीक है, पटना, पूर्णिया और ढाका में थी। और उसके बाद जो इनका पुत्र तो था नहीं। उसके बाद जो इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद जो है कौन शासक बनता है? ढाका की जो इनकी पुत्री थी उनका पुत्र था सिराजुद्दौला। इसके शासन में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उससे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिराजुद्दौला का शासन पहले बता देता हूँ कब से कब तक है। 1756 से लेके 1757 तक। इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं वो समझ लीजिए आप। देखिए, ये इनका कोई पुत्र तो था नहीं अलीवर्दी खां का। सिराजुद्दौला जो था उनकी ढाका की जो पुत्री थी उसका पुत्र था। और तो फिर इनका जो पूर्णिया और ये पटना की जो क्या कहते हैं पुत्री थी, इसको घसीटी बेगम कहते थे। घसीटी बेगम। ठीक है।
इनके अंदर भी लालसा थी कि वो यहाँ का राज करें। ठीक है, तो उन्होंने सिराजुद्दौला का विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला का विद्रोह कर दिया था। कौन कौन इन्होंने विद्रोह किया था वो मैं आपको लिखा देता हूं। एक तो थे राज बल्लभ और घसीटी बेगम। ठीक है, राज बल्लभ घसीटी बेगम थी। और उसके बाद जो है और यहाँ पे क्या कहते हैं, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया। ठीक है, ये लोग भी, इनके अंदर भी मंशा थी कि मैं भी बंगाल पे शासन करूं। ठीक है, और इनके समय में एक घटना ये घटती है कि उसमें जो फ्रांस और अंग्रेज जो क्या कर रहे थे, कोलकाता में बंगाल में किलाबंदी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने दोनों लोगों से कहा कि आप अपनी किलाबंदी रोक दीजिए, जिसमें फ्रांस ने तो अपनी किलाबंदी रोक दी थी मगर अंग्रेजों ने किलाबंदी जारी रखी थी। इससे नाराज होकर फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम पे क्या क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इससे नाराज होकर सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण कर दिया था। उसी के समय एक घटना भी घटती है। वो घटना कब घटती है, 20 जून 1756 को। वो घटना कौन सी थी, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या थी, उसमें 18/14 के कमरे में ये घटना, कुछ इतिहासकारों में मतभेद है कि घटना हुई भी थी या नहीं हुई थी। इसमें घटना ये हुई थी, इसके एक काल कोठरी में 146 क्वेश्चन पूछते हैं, 146 अंग्रेजी सैनिकों को सिराजुद्दौला ने कैद कर लिया था। जब सुबह यानी कि 21 जून को जब कमरा खोला गया सुबह, तो उसमें से केवल 23 लोग जीवित बचे थे, बाकी सब लोग दम घुटने से सबकी मौत हो गई थी। तो इतिहासकारों में ये मतभेद है क्योंकि उस समय अंग्रेजों का मकसद था कि सिराजुद्दौला की छवि को धूलित किया जाए और उस पर आक्रमण किया जाए। ठीक है, तो उसमें कुछ अंग्रेजों और क्या कहते हैं, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच आंदोलन, लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद एक संधि हुई थी, जिसको हम लोग याद, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं कि वो संधि कौन सी हुई थी, अली नगर की संधि। देखिए, अलीनगर की संधि जो है ये कलकत्ता का पुराना नाम है, अलीनगर कलकत्ता का पुराना नाम है अलीनगर। ये संधि थी, संधि कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि कब हुई थी, 1757 में। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अलीनगर की संधि होता है, हाँ, यहाँ पे अलीनगर 1757 में। इसमें क्या हुआ, इसमें फैसला ये किया गया कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच संधि हुई कि दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, इस संधि के बाद इसकी संधि क्या कहते हैं, इस संधि का ये फैसला होता है। उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध क्या होता है, प्लासी का युद्ध जो है उसके बारे में। तो प्लासी एक जगह है बंगाल में, ये हुआ था 1757 को प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था इसी के लिए अंग्रेज उन्होंने जो है घटना घटी थी ब्लैक होल वाली, उसको प्रसारित किया था। ये पूछते हैं कि इसको सबसे ज्यादा किसने प्रसारित किया था, तो उसका नाम है ब्लैक होल को किसने प्रसारित किया था, उसका नाम है हॉलवेल। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखिएगा कि ब्लैक होल की घटना को सबसे ज्यादा किसने प्रसारित किया, तो आप उसको नाम ध्यान रखेंगे हॉलवेल। तो मैं ये प्लासी में बता रहा था, प्लासी का युद्ध हुआ था यहाँ पे 23 जून 1757 को। तो इसमें
जो सिराजुद्दौला है उनको क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने एक कूटनीति का परिचय देते हुए उसके सेनापति, क्या नाम था, मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। और कौन था, जो एक तो उसकी मौसी थी जो उसके खिलाफ थी, घसीटी बेगम, और कौन था, राय दुर्लभ। ये कौन थे, दीवान थे। ये कौन था, सेनापति। ठीक है, ये तो मौसी थी। ये सब किसकी तरफ हो गए थे, अंग्रेजों की तरफ हो गए थे। और कौन था, अमी चंद। ठीक है, ये कौन थे, ये व्यापारी थे। और एक थे जगत सेठ। ये कौन थे, ये एक बैंकर थे। ठीक है, यानी कि ये सब लोग बाहरी रूप से तो क्या कहते हैं सिराजुद्दौला से लगे हुए थे, मगर ये सब किसके साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। वास्तविकता तो कही जाती प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं था, मतलब एक ये बहुत जल्दी युद्ध समाप्त हो गया था और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी उस युद्ध में। और इस हार के बाद किसको शासक बना दिया गया था, बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया था, जो उसका सेनापति था मीर जाफर, जिसने धोखा करा था, मीर जाफर। यह एक कठपुतली शासक था, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों का ये कठपुतली था। इसके पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, खाली एक नाम मात्र का यह एक नवाब था। इसका समय क्या था, मीर जाफर का 1757 से 1760। ठीक है, मीर जाफर के बाद एक शासक आता है मीर कासिम। मीर कासिम ये अंग्रेजों से कहता है कि मैं आपको और रियायत दूंगा और आपको और सुविधाएं दूंगा, आप मुझे वहां का उनका कहते हैं नवाब बना दिए। तो उसके बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। इसका शासन कब से कब तक चलता है, 1760 से 1763। देखिए मैं आपको डेट याद करा रहा हूँ, डेट आप याद रखेंगे तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो उसको आपको जब एग्जॉक्टिव से दिए होंगे तो उसमें आपको टैकल करने में आसानी होगी। तो आप इसको भी समय को भी याद करते रहिएगा। मीर कासिम का समयकाल क्या था, 1760 से 1763। मीर कासिम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने 3 ऐसे काम किए जो अंग्रेजों के मन में खटकने लगे थे। क्या काम किया था उसने, एक सबसे काम किया था, अब जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वो हस्तांतरित करके कहां ले गया था, मुंगेर। ठीक है, एक तो इसने ये काम किया था। उसके बाद उसने क्या किया था, भारतीय व्यापारियों को क्या कर दिया था, और उनको रियायत दी थी। क्योंकि ये रियायत कहां के अंग्रेजों को मिलती थी, तो उसने क्या करा था, भारतीय व्यापारियों को भी रियायत दे दी और टैक्स में सुधार करा था। किसमें, टैक्स। इससे क्या हो गए थे, अंग्रेज खफा हो गए थे। जहां ये कठपुतली शासक था और ये क्या था, इसने अंग्रेजों से ही मतलब कि अलग सत्ता बनाने का प्रयास किया था। और क्या करा था, भारतीयों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए अलग सी जो है रियायत देने का प्रयास किया, टैक्स में सुधार करने का प्रयास किया। इससे क्या हो गया, अंग्रेज जो है इससे खफा हो गए। तो उसके बाद एक घटना घटती है, पटना कांड। अंग्रेजों ने क्या किया, एक वहां का सैन्य अधिकारी था, उसका नाम था एलिस ने जो है क्या करा, वहां पे हमला कर दिया। इस पे मीर कासिम पर हमला कर दिया। तो उसमें क्या हो गया कि मीर कासिम की हत्या कर दी किसने, एलिस की हत्या किसने कर दी, मीर कासिम ने। तो इससे अंग्रेज खफा हो गए, अरे मैंने जिसको शासक बनाया था उसी ने एलिस की हत्या कर दी। तो इससे अंग्रेज क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और मीर कासिम को गद्दी से हटा देते हैं और दोबारा किसको,
मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बैठा देते हैं। दोबारा जब मीर जाफर गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। अब मीर कासिम क्या करते हैं, ये मीर कासिम जाते हैं, उस समय अवध के नवाब होते हैं, अवध के नवाब और क्या कहते हैं, अवध के नवाब और मुगल के शासक थे उसमें शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय थे। और अवध के उस समय नवाब थे, उनका नाम मैं दिमाग से नहीं आ रहा है इस समय, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलके, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि हम अंग्रेज से लड़ाई करेंगे, उनसे युद्ध करेंगे। और इधर से भी अंग्रेज चल दिए होते हैं। और एक बक्सर बिहार में पड़ता है, एक बक्सर क्षेत्र पड़ता है बक्सर, जिसमें 1764 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध होता है, जिसको क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध, जिसमें इन लोगों की सेना थी लगभग 60,000 की सेना थी। कितनी थी, 60,000 की सेना थी। और अंग्रेजों की 7 से 8,000 सेना थी और उनके पास क्या कहते हैं, तोप और सब थी। और उसके बाद इस युद्ध में जो है इन लोगों की बुरी हार हो जाती है। अब समझिए, उसमें अवध सबसे संपन्न शासक था सिराजुद्दौला, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, और मीर कासिम, यानी कि जो उस समय जो भारत में सबसे जो 3 महाशक्तियां थी, उनको अंग्रेजों ने अपने बल पे हराया था। जहां ये क्या कहते हैं, प्लासी के युद्ध में उन्होंने कूटनीति का परिचय देके उनकी मौसी और उनके सेनापति सबको एक साथ आपस में मिला के जो है युद्ध जीते थे। यहाँ पे वो अपने सैन्य बल पर जीत गए थे। इसीलिए इतिहास में कहा जाता है कि यहाँ से अब तय हो गया था कि और अंग्रेज यहाँ से जाने वाले नहीं है बक्सर युद्ध की बात, क्योंकि अब कोई बचा नहीं था भारत में जो अंग्रेजों से मुकाबला कर पाता। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आपको याद क्वेश्चन बनता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। इसमें कौन कौन था, अवध में सुजाउद्दौला थे, और मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय थे, और मीर कासिम, ये 3 लोग थे, ठीक है। और लगभग इससे मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए। एक ही क्वेश्चन बनता है कि प्लासी में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, और बक्सर के युद्ध में, तो बक्सर के युद्ध में थे हेक्टर, मुनरो, और प्लासी में थे क्लाइव, ठीक है। प्लासी में कौन थे, क्लाइव। तो ये थोड़ा मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो बक्सर के युद्ध से लगभग जो मैंने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद 1765 में चलते हैं। 1765 इसमें क्या हुआ था, इसमें एक घटना घटी थी द्वैध शासन वाली। ये मैं आपको बताता हूं, द्वैध शासन। ये द्वैध शासन है वो पहली बार लागू किया था 1765 में। किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको हटाया किसने था, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। लगाया किसने था, क्लाइव ने। कब, 1765 में। हटाया किसने था, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने। द्वैध शासन क्या था, इसमें इस तरीके समझिए, देखिए अंग्रेजों का मेन मकसद यही था कि उनकी लालसाएं बहुत बढ़ गई थी। बक्सर युद्ध के बाद तो अब कोई रहा ही नहीं था उसे लड़ने के लिए, तो उनकी लालसाएं और थी, और पैसा कमाना चाह रहे थे। उन्होंने द्वैध शासन इसलिए लागू किया। द्वैध शासन ये था कि जो टैक्स से संबंधित काम हो, यानी कि जिससे उनको पैसा मिलने वाला, वो काम देखेगा वो अंग्रेज देखेंगे। और जैसे सड़कें बनाना हो गया,
शिक्षा का काम हो गया, ये सब कौन करेंगे? वहां के नवाब करेंगे। तो ठीक है, द्वैध शासन भी क्लियर हो गया कि कब लगा, किसने लगाया और कब हटा और किसने हटाया। उसके बाद एक संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। बक्सर युद्ध के बाद एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। ये हुई थी 1765 में। 1765 में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की एक पहली संधि हुई थी, ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ये किसके बीच हुई थी? और एक हुई थी 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि हुई थी सहालन द्वितीय के बीच में, सहाल यानी कि मुगल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसमें 2 पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा कि जो क्या कहते हैं, बिहार और उड़ीसा की जो क्षेत्र थे वो वो अंग्रेजों ने ले लिए थे, ठीक है। और उसके बाद 26 लाख वार्षिक पेंशन बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और बंगाल, ये तीनों क्षेत्र पे जो है अंग्रेजों ने अपना उस पर कब्जा कर लिया था। और इस पे मुगलों को इसमें क्या मिल रहा था? 26 लाख वार्षिक पेंशन, 26 लाख वार्षिक पेंशन। ये जो पहली इलाहाबाद संधि हुई थी उसके अंतर्गत ये चीजें 2 पॉइंट ये हो गए थे। और ये तीसरी संधि हुई थी अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच में, क्योंकि अवध के नवाबों के बीच में इसलिए हुई थी क्योंकि अवध के नवाबों को बेमतलब में ये युद्ध में किसने झोंका था? मीर कासिम ने। वो वहां गया था कि हाँ हम तीनों लोग युद्ध करते हैं, तो उसके चक्कर में अंग्रेजों ने उनसे संधि करी और इनसे कहा कि आप 50 लाख का उनपे जुर्माना लगाया, जो मतलब क्षति पहुंचाई है उसके लिए 50 लाख का जुर्माना लगाया। और क्या करा? कढ़ा और इलाहाबाद, ये जो 2 क्षेत्र थे, ये इनको जो है मुगलों को दोबारा वापस दे दिए गए। ये अवध के कब्जे में थे, अब ये किसको दे दिए गए? मुगलों को दोबारा कब्जे में दे दिए गए। तो लगभग अब इससे जो बंगाल राज्य से लगभग मैंने सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसको पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अवश्य देखें और आप खाली वीडियो पर निर्भर ना रहें, अपनी बुक से भी पढ़ते रहें। मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप चीजों को समझ लें। जब आप समझेंगे तो आप बुक से दोबारा पढ़ेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। अच्छा, अब ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो मतलब नया आपने वीडियो अभी देखा पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।